सबसे पहले आप लोगों को हम वृत्तखंड के बारे में समझाने जा रहे हैं। वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड जैसे ही हम नाम लेते हैं समझ में आ जाता है कि वृत्त का एक टुकड़ा होना चाहिए, यानी वृत्त का वह भाग जो वृत्त के एक जीवा और उसके संगत चाप से घिरा हो, उसी भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए, इसके लिए एक वृत्त की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और इसका केंद्र है O या झील O मान लेंगे। अब जे इसमें एक हम जीवा की कल्पना करेंगे। मान लीजिए यह एक जीवा है, AB एक जीवा है। इस AB जीवा को खींचने से यह वृत्त जो है दो खंडों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। एक भाग हुआ AB जीवा और इस लघु चाप के बीच वाला भाग, और एक हुआ इस जीवा AB और जो दीर्घ चाप है उसके बीच का भाग। अब इस जीवा के AB जीवा के और जो लघु चाप है उसके बीच का जो भाग है यह लघु खंड कहलाता है, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और जो जीवा और इसके संगत दीर्घ चाप के बीच का जो खंड है वह दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। इस तरह से वृत्त खंड के बारे में आप समझ गए। किसी भी वृत्त में अगर हम एक जीवा खींचते हैं तो उस वृत्त का दो भाग बन जाता है, एक लघु वृत्त खंड बनेगा और दूसरा दीर्घ वृत्त खंड बनेगा। लघु वृत्त खंड किसको हम कहेंगे? तो जो जीवा और लघु चाप के बीच वाला जो भाग होगा, जो घिरा भाग होगा, उसको हम लघु वृत्त खंड कहेंगे। और जो जीवा और उसके संगत दीर्घ चाप के बीच वाला जो भाग होगा, जो घिरा हुआ भाग होगा, उसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। इस तरह से हम वृत्त खंड की परिभाषा ऐसे हम दे सकते हैं। वृत्त खंड वृत्त का वह भाग, वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं उसके संगत चाप से घिरा हो, वृत्त खंड कहलाता है, वृत्त खंड कहलाता है। अब लघु वृत्त खंड समझ गया, लघु वृत्त खंड किसे कहते हैं और दीर्घ वृत्त खंड किसे कहते हैं। आगे जो अभ्यास हम बनाएंगे उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी वृत्त खंड के बारे में, तो उसका परिचय देना आप लोगों को जरूरी है। अब चलिए इसके बाद में हम त्रिज्या खंड के बारे में आपको हम समझाएंगे। वृत्त में त्रिज्या खंड कैसे बनता है, त्रिज्या खंड का परिभाषा क्या होगा, उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं।
त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? त्रिज्या खंड कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वृत्त के अंदर त्रिज्या और उसके संगत चाप के बीच बनने वाला बंद आकृति। अब जैसे इसके लिए हम सबसे पहले एक वृत्त की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इस केंद्र से किसी दो त्रिज्या की हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिज्या यह है OA और एक दूसरा त्रिज्या है OB। अब इन दोनों त्रिज्या को देखिए, OA और OB, और इन लघु चाप AB, इन तीनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जो घिरा हुआ भाग है वृत्त का, इसी को हम त्रिज्या खंड कहते हैं। तो इस तरह से इन लघु चाप और दोनों त्रिज्या से घिरा हुआ वृत्त का एक भाग यहां पर हो गया और वृत्त का दूसरा भाग यह वाला है, यह वाला भाग। इसको छोड़ करके AOB, ये जो छोटा वाला भाग है, इसको छोड़ करके जो शेष भाग है, यह भी जो है वृत्त के दो त्रिज्या और दीर्घ चाप के बीच वाला घिरा हुआ भाग है। तो इसको भी हम त्रिज्या खंड कहेंगे और इसको भी हम त्रिज्या खंड कहेंगे। ये लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा और इसको हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। ये लघु त्रिज्या खंड हो गया। लघु त्रिज्या खंड। यह हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ये तमाम जो है दीर्घ त्रिज्या खंड हो गए, तमाम दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। दीर्घ त्रिज्या खंड की क्या पहचान है? तो दो त्रिज्या और दीर्घ चाप के बीच घिरा जो भाग होगा वृत्त का, वह दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। और लघु त्रिज्या खंड की क्या पहचान है? तो दो त्रिज्या और उसके संगत जो लघु चाप है, उसके बीच घिरा वृत्त का जो भाग होगा वह लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा। इस तरह से त्रिज्या खंड की पहचान हम करते हैं। जब त्रिज्या खंड बनेगा तो दो त्रिज्या और उसके संगत चाप के बीच वाला भाग होगा। और वृत्त खंड बनेगा तो वह जीवा और उसके संगत जो चाप होगा उसके बीच घिरे वाला वृत्त का क्षेत्र होगा। अब देखिए लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड AB इसको हम पढ़ते हैं, या लघु लिख करके और AB लिख करके इसके ऊपर चाप का चिन्ह दे देंगे तो इसका मतलब भी हो जाएगा कि लघु त्रिज्या खंड AB। उसी तरह से दीर्घ त्रिज्या खंड दो तरह से हम लिख सकते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड AB या
या दीर्घ लिख करके ए बी लिख करके इस पर हम चाप का चिन्ह दे देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड ए बी। नहीं, दीर्घ चाप लघु चाप ये छोड़ दीजिए, यही लघु त्रिज्या खंड ए बी होगा और ये दीर्घ त्रिज्या खंड ए बी होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड ए बी और दीर्घ त्रिज्या खंड ए बी, ये लघु चाप का संकेत है, इसको हम यहां लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, लघु चाप ए बी लिखना हो तो इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, लघु लिख करके और ए बी लिख करके इस पर चाप का चिन्ह दे देंगे। और दीर्घ चाप ए बी लिखना हो, दीर्घ चाप ए बी, तो इसको दीर्घ लिख करके और ए बी लिख करके इस पर चाप का चिन्ह दे, यही लघु चाप ए बी हो गया और ये दीर्घ चाप ए बी हो गया। दोनों का नाम रखते वक्त ए बी आवश्यक है, लेकिन लघु लिख देंगे तो ये छोटा वाला चाप हो जाएगा और दीर्घ लिखेंगे तो ये बड़ा वाला चाप हो जाएगा। इस तरह से हम संकेत के द्वारा भी लिखते हैं और इस तरह से पूरा नाम के द्वारा भी चाप को हम लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं अभ्यास। अभी जो त्रिज्या खंड के बारे में हम समझे हैं उसकी परिभाषा का उल्लेख कर देते हैं, आप लोग इसका परिभाषा निश्चित तौर पर याद कर लेंगे। त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, वृत्त का वह भाग जो किसी दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप से घिरा हो, त्रिज्या खंड कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण। अब देखिए त्रिज्या खंड के कोण के बारे में आपको हम समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, यह जो है ओ ए एक त्रिज्या हुआ और यह ओ बी एक त्रिज्या हुआ, ओ बी त्रिज्या हुआ। इन दोनों त्रिज्या के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम त्रिज्या खंड का कोण कहते हैं और इसको हम लघु चाप ए बी कहते हैं। यानी लघु चाप ए बी के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको भी हम लघु त्रिज्या खंड का कोण कहेंगे और दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है यह वाला, इसको हम दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण कहेंगे। इस तरह से हम त्रिज्या खंड का परिभाषा कैसे दे सकते हैं?
तो किसी वृत्त में चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण त्रिज्या खंड का कोण कहलाता है। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण त्रिज्या खंड का कोण कहलाता है अब देखिए, इस तरह से आप वृत्त खंड के बारे में समझ गए, त्रिज्या खंड के बारे में समझ गए, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड और त्रिज्या खंड का कोण भी समझ गए। अब इसी आधार पर जो है अगला अभ्यास यानी 12.1 में 2 में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जिसे हल करना होगा। अब उसमें उपयोग होने वाले कुछ सूत्र है उसको हम बतलाते हैं। जैसे इस त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरह से हम सूत्र लिखेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? तो त्रिज्या खंड का कोण बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। यानी किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहां थीटा के जगह पर त्रिज्या खंड का कोण रहेगा। जिस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है उसी त्रिज्या खंड का यहां कोण रहेगा। अब बट्टा 360 रहेगा और उसके बाद पाई आर स्क्वायर रहेगा। पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे और आर की जगह पर उस वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे और फिर इसे हल कर देंगे तो उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, सूत्र नंबर 1 हो गया है। सूत्र नंबर 2 देखिए, वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तब कैसे हम निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यह एक वृत्त है मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और यह एक जीवा है, ये भी जीवा है। अब इससे वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? तो इसके लिए हम O को A से मिलाएंगे और O को हम B से मिलाएंगे। अब देखिए OAB एक पूरा एक त्रिज्या खंड हो गया और इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे तो यह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल या हम लघु जोड़ दें तो और अच्छा होगा, लघु इससे और स्पष्ट हो जाएगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसके लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे? तो जो त्रिज्या खंड लघु त्रिज्या खंड बन रहा है लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का
क्षेत्रफल। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। आप इसको संकेत के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, इस सूत्र को लिखेंगे थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया त्रिभुज ओएबी, यानी त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। इस सूत्र से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए 2 सूत्र हुआ, ये दोनों सूत्र को याद रखेंगे और अभ्यास आपका 12.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। 12.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो वैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिस त्रिज्या खंड का कोण हो 60 डिग्री का। तो इसको हम चित्र बना करके और समझ करके भी बना सकते हैं, और बिना चित्र बनाए भी इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए इसमें चित्र बनाने की विशेष कोई जरूरत नहीं है। जहां चित्र बनाने की जरूरत होगी वहां आपको हम चित्र द्वारा समझाएंगे। तो चलिए यहां हम सीधे लिखेंगे हल करते समय कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इसके लिए सूत्र हम बताए थे, उस सूत्र को लिखेंगे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा के बदले हम बताए थे, इसके बदले में त्रिज्या खंड का जो कोण होगा उसको हम लिखेंगे। तो यहां त्रिज्या खंड का कोण दिया है कितना, 60 डिग्री। तो यहां थीटा के बदले हम सीधे 60 डिग्री लिख देंगे, और नीचे जो 360 डिग्री है उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे और गुणा का चिन्ह दे देंगे। और फिर पाई है तो पाई के जगह पर पाई का मान जो है उसको उतारेंगे, और फिर आर है जो त्रिज्या, उसकी जगह पर इस क्वेश्चन में जो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर उसको हम उतार लेंगे, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुणे 22 बट्टा 7, 6 का वर्ग है यानी 6 का घात 2 है, तो 6 को आप 2 बार लिखेंगे और उसके बाद आप कटा लेंगे। कटाने का तरीका तो आप जानते ही होंगे, एक 0 से एक 0 कटा दीजिए, 6 कम 6 और इसको कटाइएगा तो 6 मर्क में कटेगा, 6 से इस 6 को कटा दीजिए। अब आपके पास बचा क्या, तो 22 और 6 बच गया, इसको गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 का 2 और 6 दूना 12 1 13 132, अब बट्टा 7 हो गया। इसको आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं, पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, या इतना ही रहने दे सकते हैं। यही वर्ग सेंटीमीटर आपका जो है उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आवे तो आप बना सकते हैं बिना चित्र बनाए। चलिए एक और क्वेश्चन है जो वृत्तखंड पर आधारित है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको हम बताना चाहते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो हम लोग जरा देखेंगे, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की चतुर्थांश हो या वृत्त का क्षेत्रफल हो तभी ज्ञात हो सकता है जब उसकी त्रिज्या मालूम हो। तो इसलिए इसमें त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो उस त्रिज्या को हम इस परिधि से मालूम कर लेंगे। पहले इस परिधि से उस वृत्त की त्रिज्या कितना है उसको हम मालूम कर लेंगे, और तब फिर वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो जरा देखिए तो कैसे हम जो है परिधि से त्रिज्या निकालते हैं। लिखेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि, इसके लिए सूत्र आपको बताए थे 2 पाई आर होता है। यहां वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। इधर 2 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, और आर का मान क्या लिखिएगा, ये तो निकालना है आपको, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब देखिए 22 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 7 जो है भागा है ना, तो इधर गुणा बनकर आएगा,
और 2 और 22 गुणा है तो इधर भाग बन करके आएगा 2 गुने 22 और इधर बच जाएगा r। अब जो है 22 से 22 कट जाएगा, इस तरह से r बराबर हो जाएगा 7/2। इसको हम 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरह से परिधि से आप जो है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर लिए। अब जो है आपको वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7/2 है और उस वृत्त के जो चौथाई भाग है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसे हम 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, या सीधे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके उसका चौथाई भाग निकाल लीजिए, तब भी जो है आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चौथाई भाग से ही निकालते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके उसकी चौथाई हिस्सा हम निकाल देते हैं, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² गुणे 1/4, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा। अब देखिए पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे और r जहां है वह त्रिज्या हो गया ना, तो त्रिज्या की जगह पर हम 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 का होल स्क्वायर गुणे 1/4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 और गुणे 1/4। अब इसको कटा दीजिए, एक कट गया। अब देखिए अब आपके पास बचा क्या? 11, 7 और 1, इसको हम गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा। और नीचे क्या बच रहा है? तो 2 और 4, इसको हम गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यही वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन संख्या 2 मैंने बताया। जितना क्वेश्चन बताया इसका रिवीजन करते रहना है, जो उदाहरण में इसके तौर पर क्वेश्चन है उसको बनाते रहना है और आगे भी बनाने की कोशिश करना है। अगर आगे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। और 12.1 और 12.2 से संबंधित कुछ प्रश्न आलोक प्रकाशन से या अन्य किताब से आपको हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी आप हल करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा। धन्यवाद।